Hello students, so let's continue our discussion on chapter 2 of class 9 history, socialism in Europe and the Russian Revolution. So what we have studied till now, we have already read about the society of Europe, the condition in Europe, एंड हमने ये पढ़ा था कि सोसाइटी जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो मेनली लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स डोमिनेट कर रहे थे। एंड जो सोशलिस्ट आए थे उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। सो अभी भी क्या था सिचुएशन कि ये लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स ही रूल कर रहे थे, गवर्नमेंट उनकी ही फॉर्म हुई थी। लेकिन यूरोप के एक कंट्री में, एक नेशन में ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट थी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जिसमें कि मोनार्की एंड हुई थी प्लस अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये दोनों साथ मिलके कहलाते हैं रशियन रेवोल्यूशन। सो किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले लाइक उसकी सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन इन रेवोल्यूशंस के जो रीज़न होते हैं वो इन्हीं सोसाइटी में, इन्हीं इकोनॉमिक कंडीशंस में हमें मिलते हैं। सो let's first read about the Russian Empire, its society, its economy. What were the problems? कैसे सब चल रहा था वहाँ पे, लोग कैसे रह रहे थे, कैसी कंडीशन थी। So let's start with the Russian Empire in 1914. In 1914 क्या था Russian Empire? इसका रूलर था सार निकोलस सेकेंड। सो सार निकोलस, सार और जार दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस इसके लिए हैं। सो यू कैन रीड इधर जार और सार। सो इट्स Tsar Nicholas II was the ruler of Russia in the year 1914. Russian Empire जो है वो काफ़ी बड़ा था and it included countries like Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus। और जो मेजॉरिटी जो रिलीजन थी, जो कि मेजॉरिटी लोग फॉलो करते थे, इट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। एंड इसके अलावा और भी रिलीजन्स थे रशिया में, जैसे कैथलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, देन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स भी थे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशिया। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो पीपल जो है, लोग ज़्यादातर रशिया में एग्रीकल्चर में इंगेज थे। कैसे, अगर हम कंपेयर करें, रशिया में अराउंड 85% पॉपुलेशन दे वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ एज कम्पेयर टू 40 to 50% इन फ्रांस एंड जर्मनी। जबकि फ्रांस एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में क्या था, सिर्फ 40 to 50% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। इसके अलावा रशिया जो है, इट वाज आल्सो हब ऑफ इंडस्ट्रीज़। दो बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया में, दे वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और इन बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फैक्ट्रीज सेटअप किए गए थे। एंड इन बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में मेन वर्क जो है वो करते थे क्राफ्ट्समैन। इसीलिए ये फैक्ट्रीज़ जो हैं वो क्राफ्ट शॉप्स के पास ही, मतलब क्राफ्ट्स की जो दुकानें वगैरह थी, जो मार्केट था, उसी एरिया के आसपास ही लोकेटेड थे, वहीं पे बनाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इन 1890s रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड इन रशिया। 1890s में क्या हुआ कि रेलवे को जगह मिल गई, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ रशिया में। एंड रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने की वजह से क्या हुआ कि और भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हुए एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा रशिया में। इसके अलावा कोल एंड आयरन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुए। ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ क्या थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, प्राइवेट ओनरशिप पे थी। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस फॉलो किए जाए एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स हो। जैसे इन इंडिया इट इज़ 8 hours पर वीक, 8 hours पर डे। सो वैसे ही रशिया में भी
मिनिमम वेजेस का मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती थी, गवर्नमेंट ने लॉज रूल्स पास करके रखे थे कि जो वर्कर्स हैं उनको कम से कम इतना वेज मिलना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही घंटे उन्हें काम करने हैं फैक्ट्रीज़ में. बट व्हाट हैपेंड, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, रूल्स तो बने ही हैं तोड़ने के लिए. तो इन फैक्ट्रीज़ में क्या होता था कि प्रोडक्शन डिमांड जब बढ़ जाती थी, प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वर्किंग आवर्स जो है वो ये प्राइवेट ओनरशिप की फैक्ट्री जो है उसमें क्या कर दिए जाते थे, वर्कर्स के वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ा दिए जाते थे. एंड कभी कभी तो वर्किंग आवर्स 15 आवर्स भी पहुंच जाते थे. इन स्मॉल वर्कशॉप्स, छोटे छोटे जो वर्कशॉप्स वगैरह थे उनमें 15 आवर्स पहुंच जाते थे. एंड फैक्ट्रीज़ में 10 to 12 आवर्स तक भी चले जाते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस एकोमोडेशन जो है वो चेंज हो गया. पहले सबको रूम्स दिए जाते थे, फिर वो डॉर्मेट्रीज़ में कन्वर्ट हो गए. डॉर्मेट्रीज़ में क्या होता है कि लाइक द रूम विल बी अ काइंड ऑफ बिग हॉल, एक बहुत बड़ा सा हॉल की तरह होगा. एंड देयर विल बी मल्टीपल बेड्स, 10 और 12 और 20, जितना मतलब रूम के साइज़ के अनुसार वहाँ पे बेड्स लगा दिए जाते थे. उतने ही लोग उस हॉल में एक साथ रहेंगे. सो एकोमोडेशन ऑल्सो चेंज. सो ये सारी चीज़ें जो वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेज फॉलो नहीं करना, देन वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए वर्कर्स के, एंड एकोमोडेशन चेंज कर दिया गया. तो इससे वर्कर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई एंड वो बहुत ही नाराज़ रहने लग गए फ्रॉम द फैक्ट्री ओनर्स, फ्रॉम दिस नोबिलिटी क्लास. तो अक्सर क्या करते, तो इससे क्या हुआ कि वर्कर्स जो हैं वो डिवाइड हो गए. उन्होंने अपने अपने सोशल ग्रुप बना लिए एंड ये सोशल ग्रुप अपने स्किल्स पे बेस्ड थे. अब इन वर्कर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा स्किल्ड किसे माना जाता था? मेटल वर्कर्स को, जो मेटल पे वर्क करते थे. सो इसलिए इन सोशल ग्रुप्स का हेड बना दिया गया इन्हीं मेटल वर्कर्स को. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हर रेवोल्यूशन में वुमेन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. इसमें भी ऐसे ही था. वुमेन क्या थी? वर्कफोर्स का 31% हिस्सा थी. लेकिन वुमेन को क्या किया जाता था? उनको दबाया जाता था. उनके लिए वेजेस जो हैं वो समान नहीं थे. अगर उनकी जगह पे, मतलब उनके साथ ही सेम वर्क, सेम प्रोफाइल पे कोई एक मेल वर्क कर रहा है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलती थी, लेकिन वुमेन को कम मिलती थी. सो women were paid less than their male counterparts. अब ये जो वर्कर्स में डिवीज़न था, ये सिर्फ वर्कर में नहीं था, ये कंट्री साइड में भी था. मतलब आउट ऑफ द मेन लैंड, लाइक आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया, थोड़ा जो बाहर के इलाके होते हैं, वहाँ क्या होते हैं? वहाँ पे फार्मिंग एरियाज़ होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, राइट. सो अब कंट्री साइड में सिचुएशन क्या थी कि पीजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लैंड कल्टिवेट करते थे, लेकिन नोबिलिटी, क्राउन एंड दी ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि यू कैन से द इलाइट क्लास, एक तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं इलाइट क्लास. सो ये प्रॉपर्टीज़ ओन करते थे एंड लैंड कल्टिवेशन का काम किसका था? वो पीजेंट्स करते थे. और वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी डिवाइड हो गए. उन्होंने भी अपना अपना सोशल ग्रुप फॉर्म कर लिया. पीजेंट्स की डिमांड क्या थी कि नोबेलिटी से, नोबल से ये लैंड वापस ले लिया जाए एंड उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. बिकॉज वाई? बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन दिस लैंड, दे वर कल्टिवेटिंग, they were doing work, but what they were earning, they were not even getting a share of the profit. Their earning were very low. तो इसीलिए ये पीजेंट्स क्या करते थे? ये कई बार विद्रोह कर देते थे, रिवोल्ट कर देते थे अगेंस्ट दिस नोबेलिटी क्लास. एंड कभी कभी क्या करते थे वो? दे समटाइम यूज टू रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. कभी कभी तो वो रेंट भी पे करने से मना कर देते थे एंड कभी तो वो इन लैंडलॉर्ड्स को मार भी देते थे. सो ये इवेंट जो हुआ, मतलब कभी कभी जैसे वो रेंट पे करने से मना कर रहे हैं एंड मर्डर कर दे रहे हैं लैंडलॉर्ड्स का, ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे साउथ रशिया में हुआ था इन द ईयर 1902 एंड 1905 में ये ऑल ओवर रशिया हुआ था.
We will read about these events further in coming topics. And रशियन पीजेंट्स जो थे वो एक तरह से बहुत अच्छे थे, यूरोपियन पीजेंट से बहुत ही अलग थे. क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे नोबैलिटी से लैंड वापस ले लिया जाए, एंड वो आपस में उसे अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड्स, इंडिविजुअल फैमिली नीड्स वो डिवाइड करते थे. लाइक अगर किसी की स्मॉल फैमिली है तो उसे स्मॉल पैच ऑफ लैंड दिया जाता था, एंड किसी की बिग फैमिली है तो उसे बिग पैच ऑफ लैंड. सपोज they have 10 acres of land and one family has only 4 members and the other one has 6 members. तो वो 4 members of फैमिली वाले 4 members वाली फैमिली को 4 acres of land दे देंगे एंड 6 members वाले को 6. दैट मीन्स छोटी फैमिली है तो उन्हें उनकी ज़रूरतें छोटी हैं, कम हैं, सो उन्हें लैंड का कम हिस्सा दिया जाता था. एंड जो बड़ी फैमिली है उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं तो उन्हें ज़्यादा लैंड दिया जाता था. दैट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन दे वांटेड टू बैलेंस, दोनों ही फैमिलीज़ को प्रॉब्लम ना हो और ये बैलेंस बनाने की वो सोचते थे. सो दैट्स वाई द पीजेंट्स वेयर मच मोर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स. So students, we have this is all for today, and we will continue our discussion on the other topics and about the various phases of revolution, Russian revolution, and what were the implications of the Russian revolution in our coming days. So thank you everyone and have a nice day.